मेरे बच्चों कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12 फिजिक्स की इस लाइव क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और लास्ट क्लासेस में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ का हमने आपको यह बात भी समझाई थी कि इसका उपयोग जो जटिल परिस्थितियां आती है जहां पर किसी धारावाही चालक के कारण हमें एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, यदि एक सिंगल तार होता तो आप आसानी से बायो-सेवर्ट नियम से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन उसमें भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कंपेयर करके बताया था कि यदि एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, उस स्थिति में यदि हम बायो-सेवर्ट नियम से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और उसी चालक तार को यदि हम एम्पियर परिपथी नियम की सहायता से उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो आपने देखा था काफी आसान तरीका था। तो अब और अधिक जटिल हम कह सकते हैं परिपथ लेंगे और अधिक जटिल स्थितियां लेंगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और उसी के अंतर्गत दो हमारे पास आते हैं टॉपिक, एक आता है टॉरॉइड तथा सॉलिनॉइड, यानी कि एक परिनलिका तथा टॉरॉइड। इन दोनों पे के द्वारा हम किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और आप देखेंगे यहां पर यदि आप बायो-सेवर्ट नियम का इस्तेमाल करेंगे तो काफी आपको दिक्कतें आएगी। तो इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें, इस इंपॉर्टेंट क्लास को, क्योंकि यह टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। छान के देखिए क्लास 12 के बोर्ड के पेपरों को, पिछले 10 सालों के, लगभग 10 सालों में 4 से 5 बार आपको यह टॉपिक जरूर दिखाई देगा। इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें, आप बताइए चैट सेक्शन में क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। अभी तक जो बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ वो है मोहित कुमार, किरण साहनी, कृष्ण कुमार कन्हैया, चेतन स्वरूप, BGMI, नईम सैफी, अमित यादव, मनीष, रेहान, अभिषेक, लोकेश, विनोद कुमार, सुमित, विशाल, संजय कुमार, संजू तिवारी, मोहम्मद, किरण कुमारी, एक जीओडी कॉट करके एक ने बनाया है। तो काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, संजू तिवारी, अभिषेक चौहान, ये सब जुड़ चुके हैं, कार्तिक जुड़ चुके हैं। और सभी बच्चे गुड इवनिंग कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभ संध्या, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हाँ, अब किरण कह रही है वीडियो क्लियर है, क्या ऑडियो भी क्लियर है प्यारे बच्चों? यहीं पे क्लियर कीजिए, क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संजू तिवारी कह रहे हैं क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब एक बच्चा डाउट कह रहा है, अब समझ में नहीं आया कि अभी से कहां से डाउट आ गया, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है तो ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों चीजें क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। टाइम देखेंगे तो एग्जैक्ट 8:02 हो गए, 2 मिनट का प्रोसेस लग गया हमारा इस चीज को समझने में। तो अब समझते हैं परिनलिका तथा टॉरॉइड। पहले समझते हैं आखिर परिनलिका तथा टॉरॉइड होती क्या है और इनका काम क्या है। देखिए परिनलिका क्या होती है, हमने एक इस तरीके का एक गत्ते का कार्डबोर्ड लीजिए, गत्ता या कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसको एक रोल बना दीजिए। ऐसे करके एक हम कह सकते हैं, कभी जैसे कॉपी का पन्ना लेकर के आप एक रूलर की तरह उसको घुमा देते हो ना, इस जैसे ये पेन की शेप है, ऐसे ऐसे घुमा देते हो ना पन्ने को, ऐसी एक कार्डबोर्ड लीजिए या गत्ता लीजिए, उसको इस तरीके से आपने घुमा दिया। अब ये घुमा करके इस शेप का आ जाएगा। अब इस पे आपने क्या करना है, कोई एक तार लेना है और उस तार के जो कि इंसुलेटेड तार हो, इंसुलेटेड का अर्थ होता है विद्युत रोधी तार, यानी कि नंगा तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो तार यदि आपस में स्पर्श होंगे तो वो शॉर्ट कर जाएंगे। तो आपने विद्युत रोधी तार लेने हैं और विद्युत रोधी तार के इसके पास पास फेरे लगाने, ऐसे ऐसे कर घुमा करके फेरे लगाने। तो कैसे दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेंगे आपको, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और आप समझ सकते हैं यहां से तार जा रहा है, पीछे से घूम के फिर ऊपर से बाहर की ओर आ रहा है। यदि इस तरीके से हम इसको बनाते चले जाएं तो ये जो हमारी डायग्राम होता है यह हमारी कहलाती है एक परिनलिका या सॉलिनॉइड। और इसमें धारा किसी भी दिशा में बह सकती है। मान लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ धारा बह रही है, सब में धारा बह रही है।
हम कहीं किसी एक तार में जो धारा बह रही है मान लेते हैं आई है, तो अब यदि तार पे एक तार पे धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यदि इतने सारे तारों में धारा बह रही है तो इनके कारण बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जहां जहां पर हमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है वहां पर हम परिनलिका यानी कि जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड, और इसी टाइप से दूसरा आता है टोरॉइड, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे परिनलिका हम टेलीविजन्स में यूज करते थे पुराने समय में, तो अब हम ये देखते हैं यह तो हमारे पास आ गई परिनलिका। और आप जानते हैं चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, तो आवेश के चलने से, और आवेश के चलने को हम कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह। तो विद्युत धारा के बहने से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन में। तो ये क्या चीज है, ये है हमारी परिनलिका, पहली बात। दूसरी बात, टोरॉइड क्या होती है। हम यदि इसी परिनलिका को घुमा करके एक कैसे दे दें, वृत्त की आकृति दे दें, तो वो हमारी टोरॉइड कहलाएगी। तो टोरॉइड का यदि डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये हमने बना दिया, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, चालक तार के फेरे ही लगाने हैं और कुछ नहीं करना इसमें भी। चालक तार के आपको फेरे लगाते जाने हैं। इस तरीके से हमने ये फेरे पूरे के पूरे कर दिए। तो ये हमारी जो आकृति बनेगी, ये हमारी आकृति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टोरॉइड। यहां लिखा है टोरॉइड। तो क्या चीज है, ये जो रेडिश कलर से है, लाल कलर से हमने रिंग सा बनाया है, वृत्त बनाया है, यह वही खोखला कार्डबोर्ड है, और उसके ऊपर ये हमने चालक तार के फेरे लगा दिए। चालक तार मतलब एक ऐसा तार जो कंडक्टर है और उसमें विद्युत धारा भी बह रही है, यानी कि धारावाही चालक तार के हमने फेरे लगा दिए। और यह तार कैसा होना चाहिए, धारावाही चालक तार, चालक तार जो कि विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी मतलब ये इंसुलेटेड वायर है, एक कॉपर का सिंगल वायर नहीं है, उसके ऊपर प्लास्टिक की या रबड़ की कोटिंग चढ़ी हुई है, जिससे दो तार एक दूसरे को स्पर्श करें तो कहीं पर कोई समस्या ना आए। तो यह हमारा कहलाता है परिनलिका, और यह कहलाता है टोरॉइड, या परिनलिका को सोलेनॉइड भी कहते हैं। ये सोलेनॉइड है, ये टोरॉइड है। तो दोनों एक ही चीज है। दोनों में धारा के बहने से, इसमें भी धारा आप कह सकते हो इस दिशा में बह रही है, सब जगह इस तरीके से आप धारा को दिखा सकते हो, ऐसे बह रही है पूरे के पूरे उसमें। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह भी कैलकुलेट करेंगे, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे भी कैलकुलेट करेंगे। दोनों की कैलकुलेशन आज हमने करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस्तेमाल कहां होता है, जैसे मैंने बताया, एग्जांपल एक दे दिया आपको टेलीविजन में। इसके अलावा जहां जहां पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इनमें से किसी भी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सी जगह दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशंस की तरफ। तो चलिए डेरिवेशन की तरफ। ये तो काफी आसान डायग्राम है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। तो अनीता पांडे भी जुड़ चुकी हैं और क्लियर है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं परिनलिका को। परिनलिका हमने जैसे भी थ्योरेटिकल आपको एक बात समझाई। यहां पर एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर इसको स्टार्ट कहां से करेंगे। तो स्टार्ट कुछ नहीं है, बस एक तार ले लेना है आपने। अब यदि इसको मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बनाऊं तो यहां से क्या होगा, एक तार जा रहा होगा, और ये धारा इससे घूम करके कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसको थोड़ा पहले मिटा दिया जाए, ऐसे है। ये वाला तार यहां से घूम करके यहां आ गया, और यह वाला तार जब ऊपर से घूम के आएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे बना दूं, इस तरीके से बनाऊं, तो क्या आएगा, ये इस तरीके से घूम के यहां से आया और यहां पर चली गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं धारा ऊपर जा रही है, तो यहां से धारा ऊपर चलेगी और यहां से घूम करके आएगी, धारा नीचे चली जाएगी। ये इसको बनाने का प्रोसेस है। चाहे इधर से धारा भेजिए, इधर से नीचे आ जाएगी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे
थ्योरेटिकली तो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं इसमें एक तरफ से धारा आप अंदर डाल दीजिए और दूसरी तरफ से आपको धारा क्या मिल जाएगी, बाहर की ओर मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। थ्योरेटिकली पहले वाला डायग्राम है। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब हमने कहा परिनलिका को समझना है। तो परिनलिका हमने बताया, यदि कोई कार्डबोर्ड लीजिए या कोई कुचालक लीजिए, उसके ऊपर आप विद्युत रोधी तार के फेरे लगाते चले जाएं, तो जो हमारे पास आकृति, जो डायग्राम बन के आएगा, वो हमारी परिनलिका कहलाएगी। और उस परिनलिका में यदि तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तारों के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी विद्युत क्षेत्र की हमने क्या करनी है, आज कैलकुलेशन करनी है, उसी को हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। थोड़ा फोकस होकर के जरूर समझिएगा, क्योंकि बच्चों को इन टॉपिक्स में बहुत परेशानी होती है। यदि क्योंकि इसलिए होती है परेशानी कि एक तो उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं पढ़ा होता, और जब वो पढ़ लिया होता है तो उसको इंप्लीमेंट करना नहीं जानते, तो इस कारण से प्रॉब्लम होती है। आज दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया, इस तरीके का एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, ये तो ये परिनलिका है, और इसमें हमने इस तरीके से तार को घुमा दिया है। ये घुमा दिया हमने। मान लेते हैं जो टोटल इसकी लंबाई है, परिनलिका की लंबाई है, वह लंबाई कितनी ले ली, मैंने कहा L है, L लंबाई ले ली। और आप ऐसा भी मान सकते हैं ये परिनलिका अनंत विस्तार की है, ऐसा भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस परिनलिका में मैंने कहा विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा की इन तारों में एक दिशा होगी, एक पैटर्न होगा। मान लेते हैं विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से है। तो अब यदि विद्युत धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं, राइट हैंड थंब लो, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हमें कहता है कि यदि ये अंगूठा चुंब बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा का मान एक तार में बहने वाली धारा कितनी है, I है। तो यदि अंगूठा किसी चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो घूमी हुई फिंगर होती है, कर्ड फिंगर होती है घूमी हुई, यह हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक अलग से डायग्राम बनाऊं तो मैंने कहा यदि ये चालक तार है, इसमें ये I धारा बह रही है, तो ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये घूमी हुई फिंगर यहां से बोर्ड के अंदर जाएंगी और यहां से उंगली घूमी हुई फिंगर बाहर की ओर आएंगी। तो यहां से अंदर की ओर जाएंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहां से भीतर जाएगा, तो यहां पे क्रॉस का निशान आएगा, और यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पर डॉट का निशान आएगा। आपको ये मैंने सिमेट्री पहले भी समझा चुका हूं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र को कहीं क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका अर्थ है कि पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है, और यदि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका अर्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे तार जा रहे हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इन तारों के चारों तरफ होगा, इस तरीके से होगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इन बातों को हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, मैं यह इस बात पे भी फोकस करता हूं, कहीं ऐसा ना हो आपको समझ में तो सब आ जाए, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बात आए तो आप कहीं आपके अंदर कमी ना रह जाए। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सी चीज़ें आपको अच्छे से जानते हो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बता नहीं पाते हो कि आखिर कैसे ये चीज़ें होंगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं साथ साथ आपके नोट्स बना रहा हूं। तो लिखेंगे, माना L लंबाई की कोई परिनलिका है जिसके प्रत्येक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है एक तार में, यही बात हमने कही है। अब हम क्या कहते हैं, यदि I धारा प्रवाहित हो रही है और हम ये कहते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि स्मॉल n, क्योंकि हम जो परिनलिका मान सकते हैं वो अनंत लंबाई की भी मान सकते हैं, उसका एक हिस्सा ले रहे हैं केवल स्मॉल n, ध्यान दीजिएगा। तो हम कहते हैं यदि
परिनलिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसे तो हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र को, बी को। चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहां तो बहुत सारे तार हैं, मैंने जितने आपको ये 8-10 बनाए हैं वास्तव में तारों की संख्या उससे बहुत ज्यादा होती है। तो इतने सारे तारों के लिए यदि बायोसेवर्ट नियम लगाओगे कि ये चालक तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, उस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे r², ऐसे निकालोगे तो प्रत्येक तार की निकालनी पड़ेगी, उन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो ये तरीका बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हमें शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। अब यदि एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है तो सबसे पहले एक बंद परिपथ की कल्पना करनी होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो पहला काम क्या करना है आपको, एक बंद परिपथ बनाना है। पहला काम क्या है, एक बंद परिपथ की रचना करनी है। तो बंद परिपथ की रचना मैं कर रहा हूं सबसे पहले। तो इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम। यह हमने एक बंद परिपथ यहां से बना लेते हैं, चलिए इस तरीके से सेंटर से ले लेते हैं। देखिए एक इसकी अक्ष भी बना लेते हैं पहले। ये जो है, ये डॉट डॉट करती हुई जो लाइन जा रही है, ये इसके बिल्कुल मध्य भाग से जा रही है। तो ये क्या है, इसे लिखते हैं, अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए थी। ये लिखते हैं, यह परिनलिका की अक्ष, परिनलिका की अक्ष बिल्कुल कार्डबोर्ड के सेंटर पॉइंट से जा रही है। तो ये ऐसी एक लाइन, काल्पनिक लाइन समझ सकते हैं, उसके चारों तरफ ऐसे से फेरे घूमे हुए हैं चालक तार के, जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये अक्ष है परिनलिका की अक्ष। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने एक बंद परिपथ बनाना है। तो बंद परिपथ बनाना है क्योंकि ये जो सूत्र है इसमें यह निशान बताता है कि ये एक बंद परिपथ होगा। तो बंद परिपथ निकालते हैं। हमने इस तरीके से एक बंद परिपथ बना दिया, ऐसे करके एक बंद परिपथ बनाया, यहीं से बना रहे हैं, लगभग सेंटर हिस्से से, ऐसे ऐसे, और ये घुमा दिया मैंने। ये क्या हो गया, एक बंद परिपथ हो गया। अब हमने कहा ये वाला बिंदु का क्या नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया P। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया Q। और इस वाले बिंदु का दे दिया P Q, इसका दे दिया R, और इस बिंदु का नाम दे दिया S। तो ये P Q R S P एक बंद परिपथ हो गया। अब आपको टोटल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस बंद परिपथ में से गुजरने वाले हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। तो देखिए यही वो पॉइंट है जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्यों कंफ्यूज होते हो आप लोग। मैंने ये एक पृष्ठ बनाया, अब आपको इसके प्रत्येक हिस्से से पहले PQ हिस्से से निकालना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कितना गुजरेगा, फिर QR हिस्से से, फिर RS हिस्से से, फिर SP हिस्से से, 4 हिस्सों से निकालना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र कितना पास होगा। आप कहोगे सर पीछे वाला जब डेरिवेशन किया था वहां पर आपने एक वृत्त ले लिया था और उस वृत्त में तो ऐसा कुछ नहीं करा था, वृत्त के छोटे छोटे हिस्से तो कर ही नहीं थे। तो उसका देखो रीजन था, एक हमने वृत्त में एक छोटा सा घटक ले लिया था इतना, और इस घटक में हमने कहा था कि इस घटक में एक छोटी सी लंबाई का घटक लिया था DL। अब हमने कहा था DL की दिशा भी ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा भी ऊपर की तरफ है, और इस पूरे वृत्त में यह चीज हर खंड पे समान रूप से लागू होती है। चाहे आप यहां पर यदि चुंबकीय क्षेत्र बना लेते ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ये इतना घटक ले लेता
तो यहां पर इसकी लंबाई भी dl होती, इसकी दिशा भी dl की दिशा ये होती, और चुंबकीय क्षेत्र की b की दिशा भी ये होती। तो हर हिस्से में b और dl की दिशाएं समान होती। किसके लिए? वृत्त के लिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, पिछली क्लास में मैंने ये बातें बताई थी आप। लेकिन जब ऐसा कोई एक बंद पथ लेंगे जो कि वृत्ताकार नहीं है, तो इसके हर हिस्से के लिए b और dl की दिशाएं समान जरूरी नहीं हो, अलग अलग भी हो सकती है। इसीलिए हम अलग अलग घटक का अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज मैंने समझाने के लिए आपको बताइए, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। तो करते हैं इसे, और थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं जिससे मुझे लिखने के लिए भी जगह मिल जाए। तो डायग्राम सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। तो ये P Q और ये हो गया R और ये वाला हो गया S, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब निकालते हैं ये। तो सबसे पहले हम बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालें। तो बायां पक्ष लिख रहे हैं, समाकलन। ये बंद परिपथ है तो बंद, कितना है बंद परिपथ? P Q R S, P Q R S, और लास्ट में P और लिख लीजिए। और चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? B। और इसमें एक छोटा सा घटक लेंगे सब जगह छोटा छोटा घटक क्या लेना है? यहां पर मैंने लंबाई का घटक यहां से लेके यहां तक का ले लिया। चलिए इसको थोड़ा सा दूसरे रंग से ले लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैंने कहा लंबाई का यहां पर छोटा घटक क्या ले लिया? एक यहां से लेके यहां तक का इतना घटक ले लिया। इस घटक का नाम क्या है? dl। यहां पर भी मैंने लंबाई का एक छोटा सा घटक ले लिया, यहां से लेके यहां तक का इस भुजा में, और इसका मान क्या है? dl। यहां पर भी लंबाई का एक छोटा सा घटक ले लीजिए इतना, और इसकी लंबाई क्या है? dl। और ऐसे यहां पर इतना घटक मैंने ले लिया, और इस लंबाई के घटक का लंबाई कितनी है? dl। तो सब जगह एक छोटा छोटा घटक ले लिया मैंने। पहली बात ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा b इंटू साथ में क्या आ जाएगा? b इंटू dl बराबर होता है म्यू नॉट। और इसमें कुल बहने वाली धारा, तो देखिए एक तार में बहने वाली धारा को यदि मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कुल बहने वाली धारा को मैं समेशन I से प्रदर्शित कर सकता हूं, यानी कि सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का योग। ध्यान दीजिएगा। तो अब सबसे पहले मैं बाएं पक्ष को सॉल्व कर रहा हूं, तो लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ये मान लेते हैं ये समीकरण 1। तो बायां पक्ष मैंने ले लिया, ये समाकरण P Q R S B इंटू DL बराबर किसके हो जाएगा? देखिए इसके 4 खंड हैं। पहली लाल लंबाई क्या है? PQ, दूसरी QR, तीसरी RS और चौथी SP। ये तो बिल्कुल इसके 4 खंड बना लेंगे। सबसे पहले कहां से ले लेंगे? P से लेके Q तक की लंबाई, और क्या आ जाएगा? B इंटू DL। फिर दूसरे में लिख लेंगे प्लस समाकलन Q से R तक की लंबाई, और साथ में आ जाएगा B इंटू DL, प्लस तीसरी क्या ले लेंगे? R से लेके S तक की लंबाई, R से S तक की लंबाई, और साथ में आ जाएगा B इंटू DL। और चौथी क्या आ जाएगी? प्लस समाकलन R से S हो गया, S से P तक की लंबाई, S से P तक की लंबाई, साथ में आ गया B इंटू DL। ये हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सदिश हैं, B और DL दोनों सदिश हैं, तो सब में क्या आएगा? cos थीटा आएगा। तो इसको मैं cos थीटा के पदों में लिख रहा हूं, तो लिख लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा समाकलन B इंटू DL P Q R S बराबर, पहला आ जाएगा समाकलन P से लेके Q, यह आ जाएगा B इंटू DL इंटू कॉस थीटा। दूसरा आ जाएगा प्लस समाकलन Q से लेके R तक B इंटू DL इंटू कॉस थीटा, प्लस समाकलन R से लेके S तक, तो R से लेके S तक, और साथ में हमारा आ जाएगा B इंटू DL इंटू कॉस थीटा। देखिए फ्रेम में आ रहा है? हाँ आ रहा है लास्ट तक। और लास्ट में हमारा आगे कहा गया समाकलन B इंटू DL इंटू कॉस थीटा, और साथ में कहां से आ जाएगा? ये S से लेके P तक, S से P तक।
अब ये क्या क्या चीजें ये समझिए, पहले इसको समझिए, ये बी और डीएल क्या है। ये बी है, ये जो छोटा सा घटक है डीएल, जो छोटा सा घटक हमने कहा डीएल है, इस घटक की दिशा और इस घटक में स्थित चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था, यदि धारा ऊपर बह रही है तो राइट हैंड थंब लॉ कहता है बहने वाली धारा यदि अंगूठा प्रदर्शित करता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहां से इधर की ओर जाएगा और घूम करके यहां से ऐसे जाएगा। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। तो यानी कि यदि डीएल की दिशा को मैं इधर की ओर रिप्रेजेंट कर दूं, ये डीएल की दिशा क्या है, ये वाली है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही तो घूम रहा है। कहां की बात कर रहा हूं, अक्ष की, ध्यान दीजिएगा। तो बी और डीएल की दिशाएं दोनों समान हैं, यानी कि इस हिस्से के लिए आप कह सकते हैं थीटा का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, अब इस वाले हिस्से में आइए, इस वाले क्यू आर हिस्से में, यहां डीएल की डायरेक्शन क्या लोगे, क्यू से आर की तरफ, तो डीएल की डायरेक्शन क्या आ गई, ये वाली, ये डीएल की दिशा है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तार में धारा ऊपर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही घूमेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर जो होगा आप कह सकते हैं इस दिशा में होगा, ऐसी दिशा में ये होगा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। चाहे आप पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर मान लीजिए, चाहे ऐसे में मान लीजिए, तो दोनों ही स्थितियों में जो थीटा होगा वो क्या होगा, हम कहेंगे 90 होगा। डीएल की दिशा नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे में, तो ये कोण बन गया, जो इनके बीच का ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ध्यान देना। तीसरा, आर से एस की तरफ चले तो डीएल की दिशा तो ये वाली है, ये किसकी दिशा हो गई, डीएल की दिशा ये वाली है, लेकिन इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र तो इस तार, जो तार जा रहा था उसके ऐसे फेरे में है, यहां पर तो तार है ही नहीं, तो इस स्थान पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इस तार के लिए। अब इस वाले तार में आ जाइए, इस वाले तार में डीएल की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ, क्योंकि एस से पी की तरफ चल रहा है, तो एस से पी यानी कि ऊपर की ओर जाना है आपको। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप क्या हो, इस डायरेक्शन में, या इसमें नहीं लेकर के, ये थोड़ा हम इस दिशा में होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी। तो इनके बीच का जो कोण है यह थीटा बराबर कितना है, यहां पर 90 है। तो ये मान आपको उस समीकरण में रखना है, तब आपको आसानी से मान पता चलेगा। तो मान रखते हैं क्या आता है, सबसे पहले देखें इक्वल टू, सबसे पहले b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है पहली स्थिति में 0, तो लिखेंगे समाकलन p से लेके q तक, यह जगह b इंटू डी एल इंटू कॉस 0 प्लस समाकलन q से लेके r तक, ये हो गया b इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस समाकलन r से लेके s तक b इंटू डी एल इंटू, अब देखिए इस तीसरे में r से लेके s में b ही 0 था, तो क्या करेंगे, इसमें b को 0 रख देंगे, समाकलन b का मान क्या हो गया 0 इंटू डी एल कॉस थीटा, ऐसे लिख लीजिए, कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस समाकलन ये तो हमारा कहां से कहां तक था, r से लेके s तक, r से s तक, अब आ जाएगा s से p तक, तो यह गया b इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री, फ्रेम में आ रहा है। तो ये चीजें हो गई। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां पर बराबर क्या आ जाएगा, बराबर cos 0 की वैल्यू 1, तो यह आ गया p से लेके q तक b इंटू डी एल इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0, इस क्योंकि यहाँ b का मान 0 है तो ये भी 0, और यहाँ cos 90 की वैल्यू फिर से 0, तो ये सब चीजें हो गई 0। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें तो b तो आ गया बाहर, समाकलन p से लेके q इंटू डी एल, इसका अर्थ क्या हुआ, ये dl क्या था, p से लेके q के बीच में ये इतना खंड dl था। जब इसका समाकलन लिखेंगे तो p से लेके q तक की कुल लंबाई कितनी होगी वो लिखेंगे, तो p से लेके q तक की कुल लंबाई हमने क्या ली, स्मॉल l ली है, तो इसका मतलब समाकलन dl बराबर हो जाएगा स्मॉल l के, यानी कि b इंटू एल आ गया। तो हमारे पास बायां पक्ष आ गया, समाकलन p q r s क्लोज्ड b इंटू डी एल का मान निकल के आ गया b इंटू एल के बराबर है। अब ये बताइए क्या इस वाले यहां तक डेरिवेशन में क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि यहां प्रॉब्लम होगी तो आगे भी होगी।
और यहां तक क्लियर है तो आगे बहुत आसानी होगी। आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, साथ ही यदि कोई डाउट हो तो लिखिए चैट सेक्शन में। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। प्यारे बच्चों बताइए क्या कोई डाउट है? बीजे गेमिंग कह रहे हैं सर रेखीय समाकलन क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, एक डाउट है और क्लियर है, बाकियों का क्लियर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हिमांशु भी कह रहे हैं क्लियर है और राज सिंह भी कह रहे हैं क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। कार्तिक भी कह रहे हैं क्लियर है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बस एक डाउट आया कि सर रेखीय समाकलन क्या होता है। रेखीय समाकलन प्यारे बच्चों एक यहां पर बता देते हैं। चलिए, रेखीय समाकलन का अर्थ होता है कोई एक रेखा है, उस रेखा में हम उसका समाकलन करना चाह रहे हैं। समाकलन मतलब उसके छोटे छोटे मैंने घटक बनाए, ये dl, फिर यहां से यहां तक का भी ये dl, यहां से यहां तक का भी dl, यहां से यहां तक का भी dl। इन सब घटों का योग करना है, घटकों का योग करना है। तो क्योंकि dl मतलब l लंबाई है और d क्या है? सूक्ष्म लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी होगी? या तो इन सबको जोड़ दीजिए, dl प्लस dl प्लस dl प्लस, और बीच के हिस्से भी क्या है? ये dl dl dl, ये सब dl है। या तो इन सबको जोड़ दीजिए, या आसान तरीका क्या है? समाकलन, और साथ में लिख लेते हैं dl, और इस छोर के यहां पर इनके लिमिट्स लिख लेते हैं। ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, तो p से q तक। ये होता है रेखीय समाकलन। लेकिन आपके जो अभी हमने एम्पियर परिपथ नियम कहा, उसमें कहा है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र शब्द जुड़ गया, इसलिए इस b के dl के पहले क्या आ जाता है? b भी आ जाता है। और हम क्योंकि सदिश को डील कर रहे हैं तो इसलिए dl को भी वहां हम सदिश ले लेते हैं। तो मुझे लग रहा है अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। रेखीय समाकलन का अर्थ है कोई एक सरल रेखा है, इसके छोटे छोटे घटक हैं, तो उन सब घटकों का यदि योग करके परिणामी रेखा की लंबाई निकालनी हो तो उसके लिए हम रेखीय समाकलन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं आगे, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अभी हमने जो फार्मूला निकाला है वह निकाला है समाकलन PQRS, यहां पर था B इंटू DL बराबर निकल के आया B इंटू L के। ये मान लेते हैं, अभी हमने पीछे एक समीकरण बनाई थी, समीकरण 1, इसके बाएं पक्ष को मैंने सॉल्व लिया था। बाएं पक्ष लेने पर तो बाएं पक्ष का मेरे पास मान आ गया, उसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। अब दाएं पक्ष को लेते हैं म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई का मान निकाल रहे हैं। आप कहोगे सर इसमें निकालने वाली बात क्या है? तो प्यारे बच्चों निकालने वाली बात यह है कि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अब निर्वात कहाँ आया? वायु कहाँ आई? ये जो आपने कार्डबोर्ड लेकर के इस पे तार के फेरे लगाए हैं, उसके भीतर जो क्षेत्र है वो वायु या निर्वात हो सकता है, उसकी विद्युत चुंबकशीलता है ये। लेकिन यदि उसके अंदर कोई पदार्थ भर दोगे जिसकी चुंबकशीलता म्यू हो तो यहाँ म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। तो अब हमने कहा म्यू समेशन आई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक चालक में बहने वाली धारा तो आई है, लेकिन यहां तो बहुत सारे तार हैं और तार इतने हैं कि उसमें हमने यहां लिखा है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहां से हम निकालेंगे कि कुल धारा का मान कितना होगा। तो लिखते हैं, अब लिखते हैं दायां पक्ष, ये समीकरण हमने ले ली 2। अब लिखते हैं दायां पक्ष, समीकरण 1 का, समीकरण 1 से दायां पक्ष लेने पर तो दायां पक्ष क्या है? ध्यान दीजिए, म्यू नॉट इंटू समेशन आई, इसका मान निकालना है। अब म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही रहेगा, हमने कहा समेशन आई कुल धारा का मान, कुल धारा कितनी होगी। तो तार एक दूसरे से चिपका करके हमने फेरे लगाए हैं, एक से चिपका करके फेरे लगाए हैं। परिनलिका की कुल लंबाई कितनी है? L, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? हमने कहा N। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एकांक लंबाई में फेरे हैं बराबर कितने? हमने कहा N। तो L लंबाई में
लंबाई में फेरे बराबर NL हो जाएंगे। भाई एक एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर की लंबाई में N फेरे, N मतलब 10, तो 2 मीटर की लंबाई में कितने फेरे होंगे? 20, 3 में 30, तो L लंबाई में कितने होंगे? जो हमने एक लंबाई में 10 लिए, 10 गुणा L आ जाएगा। सीधी बात, सामान्य सी बात, काफी आसान चीज है कि 1 मीटर में N फेरे हैं, 2 मीटर में 2N फेरे होंगे, 3 मीटर में 3N फेरे होंगे, तो L मीटर में कितने फेरे होंगे? LN होंगे या NL होंगे। सीधी बात है। तो अब ये हमने ये तो निकाल लिया कि कुल कितने फेरे हैं, ये फेरों की संख्या निकाली है अभी हमने। अब एक फेरे में कितनी धारा बह रही है? I, तो NL फेरों में कितनी धारा बहेगी? I का इतने गुना कर देंगे। फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा एक तार में कितनी धारा बह रही थी? I। 2 तारों में कितनी धारा बहेगी? ये भी I, ये भी I, यानी कि 2I। तो यदि ऐसे ऐसे 10 तार हों तो धारा कितनी हो जाएगी? 10I। यही तो होगी ना, जितनी जितनी तारों की संख्या बढ़ती जाएगी धारा उतनी गुना होती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना गुना होता जाएगा। तो यदि तार की लंबाई कुल फेरों की संख्या NL है तो इसमें बहने वाली कुल धारा, तो लिखते हैं अतः NL फेरों में बहने वाली कुल धारा जबकि एक तार में I धारा बह रही हो तो कितनी हो जाएगी? एक तार में धारा बह रही है I और कुल कितने फेरे हैं? NL, तो N इंटू L इंटू I। तो कुल धारा का मान N इंटू L इंटू I के बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप। तो अब ये मान इस समीकरण में रख लेते हैं, ये है समीकरण 3। तो इस चीज का मान यहां पे रखते हैं 3 में, तो लिखते हैं इस बात को। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बात समझाई है। तो अब लिखते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 से तो कुल धारा का मान यहां पर लिखिए ना, ये है कुल धारा, ध्यान दीजिएगा इसको, कुल धारा। और ये समेशन आई क्या है? कुल धारा ही है। एक मिनट प्यारे बच्चों, ये म्यू नॉट समेशन आई, इसका मान निकाल रहे हैं ना, इसका मान निकालना है, तो ये लिखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 से, इस वाली 3 से म्यू नॉट समेशन आई बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट का मान म्यू नॉट और समेशन आई का मान यहां से आ जाएगा N गुणा L गुणा I, N इंटू L इंटू I, ये आ जाएगा। तो अब ये वाली मान लेते हैं, समीकरण हो गई 4। तो अब कुल मिलाकर के मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारा एक सिंपल सा नियम था, ये वाला था एम्पियर का परिपथ नियम। इसके 2 पक्ष थे, बाएं पक्ष ये वाला था, दाएं पक्ष ये वाला था। बाएं पक्ष का मैंने अलग से मान निकाल दिया जो कि ये निकल के आया, दाएं पक्ष का मैंने अभी मान निकाला जो कि आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया। इस समीकरण 1 में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मान रखने हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से और समीकरण 4 से मान रखने पर बाएं पक्ष समीकरण 2 से पता चलेगा, दायां पक्ष समीकरण 4 से पता चल रहा है। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 1 के बाएं तथा दाएं पक्ष, समीकरण 1 के बाएं तथा दाएं समीकरण 1 में लिख लेते हैं। समीकरण 1 में बाएं तथा दाएं पक्ष के मान, समीकरण बाएं पक्ष का मान क्या है? समीकरण 2 से, समीकरण 2 तथा दाएं पक्ष का मान क्या है? समीकरण 4, समीकरण 4 से रखने पर तो मान रखें क्या आ जाएगा? बाएं पक्ष समीकरण क्या थी? ध्यान आपको दिला दूं, समाकरण B इंटू DL बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन आई, यहां था PQRS। अब मान रखिए इसका मान कितना है? B इंटू L, इसका मान कितना है? म्यू नॉट इंटू समेशन आई। समेशन आई कितना है? म्यू नॉट इंटू समेशन आई, म्यू नॉट इंटू N इंटू L इंटू I। मुझे तो B का मान निकालना है, तो B बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट N L I बटे क्या आ जाएगा? L। तो इस L से ये वाला L कट गया, तो क्या आ गया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I के बराबर होगा। और यही परिनलिका के द्वारा उसके अक्ष पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ध्यान रखिएगा उसके अक्ष पर, अक्ष क्या चीज होती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये हमने परिनलिका बनाई थी इस तरीके से, ये हमने कहा था ये बीच की ये वाली जो चीज है यह इसकी अक्ष है। तो यह परिनलिका अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो यह होगा। ध्यान देना इस बात पे। अब ये फार्मूला हमें क्या बात बताता है, ये फार्मूला बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो अनुक्रमानुपाती होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n के। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती होता है जो परिनलिका में बहने वाली धारा है I उसके। तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है परिनलिका का वो किन बातों पर निर्भर नहीं करता, तो लिखते हैं निर्भर नहीं करता, B निर्भर नहीं करता किस पर, पहले तो परिनलिका की लंबाई पर, परिनलिका की लंबाई L पर, इस पर निर्भर नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, परिनलिका की त्रिज्या, परिनलिका की त्रिज्या R पर, इन दोनों बातों पर निर्भर नहीं करता। मेन बात है B निर्भर नहीं करता है, किन पर, इन दोनों पर। ये परिनलिका यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये है R, और यहां से लेके यहां तक की ये क्या है L। तो चुंबकीय क्षेत्र B इनमें से किसी बात पर निर्भर नहीं करता कि परिनलिका कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, इस पर निर्भर नहीं कर रहा। वो कि ये इस बात पर निर्भर कर रहा है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, और I क्या है, बहने वाली धारा का मान कितना है। इतना आपको समझना है। अब बहुत बार स्मॉल n के लिए भी बच्चे परेशान होते हैं कि एकांक लंबाई का अर्थ क्या होगा। तो थोड़ा सा एक चीज ये भी समझा रहा हूं, अगले डेरिवेशन में भी हमारे काम आएगा टॉरॉइड में, कि एकांक लंबाई का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। तो समझिए, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या जो स्मॉल n होती है वो क्या होती है। मैंने फिर से एक परिनलिका यहां डिजाइन करी, मान लेते हैं इस परिनलिका की कुल लंबाई क्या है, कैपिटल L, कैपिटल L है। फेरे बना देते हैं इसमें, इस तरीके से मैंने फेरे बना दिए, ये फेरे बना दिए। टोटल लंबाई कितनी है n, और कुल फेरे मैंने कहा कितने हैं, कुल फेरे बराबर है कैपिटल N, कुल लंबाई कैपिटल L, कुल फेरे हमने कहा कैपिटल N। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, तो कुल लंबाई में या कुल फेरों की संख्या में यदि हम भाग दे दें लंबाई में, लंबाई का, तो लिखते हैं n बराबर हो जाएगा, कुल फेरों की संख्या कितनी है n, एकांक लंबाई में यानी कि L, तो स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटे L के होगा, जहां कैपिटल N किसी परिनलिका में कुल फेरों की संख्या है और कैपिटल L परिनलिका की कुल लंबाई है। इस लंबाई को कैपिटल L की जगह आप स्मॉल l भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्यारे बच्चों। हमने डेरिवेशन में स्मॉल l लिया है, तो यदि स्मॉल l लेना चाहें तो यहां स्मॉल l ले लीजिए, यदि कैपिटल L लेना चाहें तो कैपिटल L ले लीजिए। पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का अर्थ होता है कि कुल फेरों की संख्या, मान लो इसमें 50 फेरे हैं, टोटल फेरे कितने हैं मान लेते हैं, ये कितने हैं 50, और इसकी कैपिटल L का मान कितना है, मान लो 5 मीटर। तो अब n का मान स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा, टोटल फेरों की संख्या 50 बटे 5, यानी कि कितना आ जाएगा 10, यानी कि 1 मीटर में फेरों की संख्या कितनी होगी 10। ये इसके कहने का अर्थ है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का क्या अर्थ होता है। ये मान आपको बहुत सी जगह काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है एकांक लंबाई में फेरे न दें, परिनलिका की कुल लंबाई दे दें और कुल फेरों की संख्या दे दें। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं चैट सेक्शन में। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4।
नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। अनीता पांडे कह रहे हैं सर स्टार्ट कहां से करें, किस चीज के लिए कहां से स्टार्ट करना है पता नहीं चल रहा है, किस चीज के लिए पूछ रहे हैं। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, पूरा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कार्तिक जहांगीर भी कह रहे हैं सर क्लियर है। बीजीएमआई गेमिंग भी कह रहे हैं इजी। हाँ, हम तो इजी बोलते हैं बच्चों, समझाने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत कठिन है, समझ में आ गया बहुत आसान है। और हम इसलिए ज्यादा आपको समझाने में जोर देते हैं कि आगे की चीजों में भी आपको समझ में आए ये चीजें। परिनलिका का उपयोग क्या है, दुष्यंत कह रहे हैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। परिनलिका वहां इस्तेमाल की जाती है जहां पर आपको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है, वहां परिनलिका का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाकर के देखेंगे कि जब हम एक विद्युत चुंबक का निर्माण करते हैं, विद्युत चुंबक, बहुत सी जगह क्रेन्स होती हैं जो लोहे के बड़े बड़े मटेरियल को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखते हैं, वहां पर भी हम विद्युत चुंबक के रूप में परिनलिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टीवी में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और सब जगह जहां पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहां परिनलिका और टॉरॉइड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लियर है, नईम सैफी भी कह रहे हैं क्लियर है, प्रशांत कह रहे हैं क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो टाइम बहुत हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं टॉरॉइड को। अगर आपको यह समझ में आ गया तो टॉरॉइड जल्दी समझ में आना चाहिए। अब टॉरॉइड क्या है, परिनलिका को मैंने लिया। अब देखिए परिनलिका में एक चीज छूट गई हमारी, थोड़ा सा ये चीज और बता दूं आपको। यह बी का मान ये होता है किनारों पर, सॉरी मध्य में, परिनलिका के बीच में चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। परिनलिका के बीच का अर्थ है कि लगभग इस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B = μ0 NI के बराबर होगा। लेकिन यदि आपको कोई कह दे कि परिनलिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना जो बीच में होता है उसका आधा होता है। तो लिख लेता हूं इस बात को भी, यहां पर लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। परिनलिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अभी हमने कैलकुलेट करा है B = μ0 NI, इसके बराबर होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, परिनलिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो B = 1/2 μ0 × NI के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। और अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ ये परिनलिका बनाई मैंने, ये इस तरीके से बना दी। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र यहां से लेके यहां तक इस हिस्से पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B = μ0 NI के बराबर होगा, यहां इस हिस्से में। लेकिन परिनलिका के किनारों में चले जाओ, यहां पर या यहां पर, इन दो जगहों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहां पर वो B = 1/2 μ0 NI के बराबर होगा, चाहे वो यहां पर हो और चाहे वो यहां पर हो। B = μ0 NI/2 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल करते समय। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे टॉरॉइड की। तो टॉरॉइड इसी परिनलिका को यदि घुमा करके ऐसे एक वृत्ताकार आकृति दे दूं, इसे बंद कर दूं यदि घुमा करके, तो एक टॉरॉइड बन जाएगा। तो टॉरॉइड को निकालने के देखिए दो तरीके हैं, टॉरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के। मैं ये भी कह सकता हूं एक टॉरॉइड है और वह अनंत विस्तार का है, तो अनंत विस्तार के एक टॉरॉइड का छोटा सा हिस्सा लेंगे तो वो एक परिनलिका ही होगी। तो जो परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है अक्ष पर, वही टॉरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी अक्ष पर। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम डेरिवेशन को शुरू कर रहे हैं। तो अब बना रहे हैं टॉरॉइड को। तो टॉरॉइड को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से एक
ऐसे बना दिया हमने। अब इस पर फेरे लगाने हैं, तो ऐसे करके फेरे लगा लिए। ये लग गए फेरे। ये चालक तार है, इसके फेरे लगा दिए। अब इसमें धारा बह रही होगी किसी एक दिशा में, मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ धारा बह रही है, ऐसे धारा बह रही है, ऐसे धारा बह रही है। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात करना है? इसकी अक्ष पर। क्योंकि यदि चालक तार में, मान लो ये वाला चालक तार मैं ले रहा हूं, इसमें धारा की दिशा मेरे राइट हैंड थंब लॉ यूज करते हैं, अंगूठे की दिशा से प्रदर्शित हो ऊपर की तरफ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से घूमेगा। इसका अर्थ है इस परिनलिका में यदि इस तार की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र यहां से अंदर जाएगा और यहां से क्या होगा? बाहर आएगा। लेकिन होगा वो इसी अक्ष के भीतर, ना तो अंदर होगा ना बाहर होगा। तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, न तार के ऊपर होता है न तार के नीचे होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो तार यदि इतना लंबा है तो चुंबकीय क्षेत्र इसी के अगल बगल होगा, न तो ऊपर होगा न नीचे होगा। तो अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं एक हमने टॉरॉइड बनाया और उसकी त्रिज्या कुछ भी आप ले सकते हैं, बाद में आप देखेंगे त्रिज्या का कोई फर्क पड़ता नहीं है। और उस पे हमने कहा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो जो पिछली बातें थी वही रिपीट कर रहे हैं। तो लिखते हैं, माना एक टॉरॉइड में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तथा एक तार में बहने वाली धारा I है। धारा क्या है? I। अब मैं इस टॉरॉइड की एक अक्ष बना रहा हूं। तो अक्ष क्या होगी? जैसे परिनलिका के सेंटर से जो लाइन जाती थी वो परिनलिका की अक्ष होती थी। टॉरॉइड के भी सेंटर से जो जाएगी लाइन वही टॉरॉइड की अक्ष होगी। तो अक्ष को बनाते हैं। ये हमने एक अक्ष बना दी, ये डॉट डॉट लाइन करती हुई एक अक्ष का निर्माण कर दिया, ये एक अक्ष बन गई। ये क्या है? लिख भी देते हैं, ये है टॉरॉइड की अक्ष। टॉरॉइड की अक्ष ले ली। मान लेते हैं ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से इसकी टॉरॉइड की अक्ष की जो दूरी है, जो कि टॉरॉइड की त्रिज्या होगी, उसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलो अच्छे से बना लें इसको, स्मॉल आर को। ये स्मॉल आर है। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र क्या है? O। और इससे आर दूरी पर टॉरॉइड की अक्ष है। तो अब मुझे क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके कारण? टॉरॉइड के कारण। तो बिल्कुल परिनलिका से पहले वाले डेरिवेशन में हम क्या करते थे? एक घटक ले लेते थे, यहां से लेके यहां तक का एक इतनी लंबाई का घटक ले लिया। इस घटक की लंबाई कितनी है? dl। अब चुंबकीय क्षेत्र यदि तार में धारा ऐसे बह रही है, यहां पर तार में धारा किस बह रही है? इस दिशा में बह रही है। तो मेरे हाथ मुड़ी हुई फिंगर बताती है कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और ऊपर की ओर से बाहर आएगा। तो यहां से एक प्रकार से ऐसे नीचे जाएगा। तो हम कहते हैं डीएल की दिशा किधर की ओर है? इधर की तरफ है। डीएल की दिशा क्या है? इधर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही की तरफ होगी। चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे रोटेट करेगा ना। यदि चालक तार ऐसे ले लिया इस जगह पर मैंने, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इस तरीके से रोटेट करेगा, यहां से ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जो डीएल की डायरेक्शन है वही बी की डायरेक्शन है। तो इस सूक्ष्म घटक डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लिखते हैं, अतः टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर परिपथीय नियम से। अब एम्पियर परिपथीय नियम क्या कहता है? समाकलन B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन
आई, इसी के बराबर होगा। अब हमने कहा ये जो टोरॉइड की अक्ष है, इसी अक्ष को हम एक प्रकार से क्या मान रहे हैं, हम बना रहे हैं इसे जो बंद परिपथ है वो ले रहे हैं। टोरॉइड की अक्ष पर ही हमने क्या ले लिया, बंद परिपथ, ये ले लिया। ये डॉटेड लाइन जो है ये अक्ष भी है, ये परिपथ भी हो गया, बंद परिपथ। तो बंद परिपथ का एक छोटा सा घटक ले लिया मैंने dl। अब कहें चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसमें यहां से निकालते हैं। बाएं पक्ष आ गया समाकलन b इंटू dl इंटू साइन थीटा, ये आ गया। और दाएं पक्ष बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू समेशन आई, कुल बहने वाली धारा। तो देखिए कुल बहने वाली धारा यहां डायरेक्ट में निकाल रहा हूं। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, देखिए माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। एक लंबाई में फेरे कितने हैं n, दो लंबाई में फेरे कितने होंगे 2n, तीन लंबाई में फेरे कितने होंगे 3n। तो कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई होगी 2 पाई r। तो 2 पाई r में फेरों की संख्या क्या होगी, 2 पाई r मल्टीप्लाई n। तो कुल फेरों की संख्या 2 पाई r मल्टीप्लाई n ऐसे आएगी। अब एक तार में कितनी धारा बह रही थी, I, तो 2 पाई r मल्टीप्लाई n, इतने फेरों में कितनी धारा बहेगी, इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, धारा I की। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए ये क्या है 2 पाई r, यह है कुल लंबाई, ये स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे। और ये I क्या है, एक फेरे में धारा, एक फेरे में धारा। तो कुल लंबाई में 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल फेरों की संख्या आ जाएगी। और एक फेरे में यदि आई धारा बह रही है तो पूरी की पूरी इसमें कितनी धारा बहेगी, ये पूरा कैलकुलेट करके ऐसे आएगा। अब इसे सॉल्व करें। देखिए एक चीज हमने गड़बड़ कर दी प्यारे बच्चों, ये b इंटू डी एल इंटू साइन थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा होता है। कभी एक साइन थीटा कॉस थीटा गड़बड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा आएगा, कोई ऐसी रेक्टिफिकेशन की बात नहीं है। तो b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा है। अब हमने देखा b की जो डायरेक्शन है वही dl की डायरेक्शन है, यानी कि थीटा का मान क्या है 0, वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा समाकलन b इंटू डी एल के बराबर आ जाएगा। और ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n i, इसके बराबर आ गया। अब b को बाहर ले लिया, समाकलन क्या आ गया dl इंटू म्यू इंटू 2 पाई r n i, समाकलन dl। ये छोटा सा घटक क्या था dl, पूरी लंबाई क्या होगी वृत्त की परिधि, तो dl की जगह क्या लिख लेंगे 2 पाई r लिख लेंगे, यहां लिख लेते हैं। तो लिखते हैं b मल्टीप्लाई 2 पाई r बराबर किसके आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2 पाई r इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू 2 पाई r इंटू एन आई, इसके बराबर आ जाएगा। देखिए आ रहा है, हाँ लास्ट तक आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है b का मान, तो b बराबर ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई r एन आई बटे ये 2 पाई r नीचे चली गया 2 पाई r, इस 2 पाई r से ये 2 पाई r कट गया तो क्या आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास निकल गया कि टोरॉइड के कारण उसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा b, उसका मान म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। क्लियर है, काफी आसान है। अब लिखते हैं टोरॉइड के बाहर ले लेते हैं, टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु लेते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का मान क्या ले लिया P। एक यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। एक मैंने यहां पर रख लिया, यहां पर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम क्या ले लिया Q। P और Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। P टोरॉइड के बाहर है, Q टोरॉइड के भीतर है, इस पर भी निकालते हैं। तो लिखते हैं टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि P पर यहां पर लगता है। तो सूत्र तो यही आएगा ना, b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन आई। तो लिखेंगे सूत्र आएगा क्लोज इंटीग्रेशन b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू
समेशन आई इसके बराबर होगा। अब इस P बिंदु से मैं एक किसकी कल्पना कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, एम्पियर परिपथी नियम यहां भी लगा रहा हूं और एक मैंने बंद परिपथ बना लिया, ये वाला बंद परिपथ। अब यह बंद परिपथ P से होकर के जा रहा है, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा घटक ले लिया, ये वाला dl, ये घटक भी क्या ले लिया, dl। तो यहां घटक तो dl है लेकिन यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहीं तक सीमित है, यो इस जगह पर नहीं है। मैंने अभी आपको बात समझाई थी, यदि ये तार बह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ होगा, न तो इस तार के ऊपर होगा न इस तार के नीचे होगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या है, 0। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि 0 है तो यहां पर लिख लेंगे चूंकि B बराबर है 0, कहां पर, यहां पर, तो लिखेंगे, या एक इसका दूसरा तरीका भी है प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका एम्पियर परिपथी नियम का समझिए। मैंने एक तार लिया, यहीं पर समझा देते हैं, मैंने एक इस तरीके से एक बंद परिपथ लिया, इस बंद परिपथ से एक तार ऊपर जा रहा है और एक तार नीचे आ रहा है। एक तार में धारा ऊपर जा रही है I और दूसरे तार में धारा नीचे की तरफ आ रही है I। तो कुल कितनी धाराएं हम कह रहे हैं इससे पास हो रही है, जितनी बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही है। तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यदि यहां I बराबर 0 रख दें तो B का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ये भी तरीका है समझने का। तो क्या लिखेंगे, चूंकि I बराबर क्या होगा 0, इसलिए B बराबर क्या होगा 0। फिर से बता रहा हूं, ये येलो कलर से क्या बनाया, एम्पियर का परिपथीय एक बंद परिपथ बनाया। इसमें I धारा ऊपर जा रही है, I धारा नीचे जा रही है। क्यों बोल रहा हूं ऐसे, क्योंकि एक फेरा ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा फेरा दूसरी तरफ से नीचे जा रहा है। इसलिए इस बाहर वाले वृत्त के लिए जितनी धारा बाहर गई उतनी धारा अंदर आ गई, तो कुल धारा का मान 0, इसलिए B का मान 0। पहली बात। दूसरी बात, यदि इस क्यूब वाले पॉइंट के लिए देखूं तो क्यूब पॉइंट के लिए यदि मैं अंदर एक फिर से एक बंद परिपथ का निर्माण करूं तो देखिए इसके भीतर से कोई धारा नहीं बह रही है। क्यू बिंदु पर यदि धारा निकालूं तो कोई भी धारा इसके अंदर से प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि बंद परिपथ के भीतर से गुजरने वाली जो धारा होगी उसका म्यू नॉट गुना होता है। तो अंदर से इसके क्योंकि कोई भी धारा नहीं जा रही है, इसलिए यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो इस बात को अगले लाइन में लिख रहे हैं, लिखते हैं टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो सूत्र तो क्या लगेगा, समाकलन B इंटू dl बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन I, ये लिखेगा। तो लिखते हैं क्योंकि भीतर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि Q पर, चित्र में मैंने क्यों बनाया, क्योंकि Q से गुजरने वाले बंद परिपथ के भीतर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अतः I का मान क्या हो गया 0। तो इस वाले फॉर्मूले में समेशन I जो है वो हो गया 0। तो लिखेंगे समाकलन B इंटू dl बराबर म्यू नॉट इंटू 0, यानी कि यहां से निकल गया B बराबर 0। तो अंदर Q बिंदु पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 होगा। बाहर की ओर इस P बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, ये वाला बिंदु क्या था P, यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0। इसके भीतर इस बिंदु Q पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0। बाहर इसलिए 0 क्योंकि जितने तार ऊपर जा रहे हैं धारा को लेके उतनी तार विपरीत दिशा में नीचे जा रहे हैं। तो नेट धारा समेशन I बराबर क्या आ गया 0, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र 0। और अंदर वाले में कोई चालक तार इसके भीतर से जा ही नहीं रहा परिपथ के भीतर से, तो इसलिए धारा का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और कहीं कोई डाउट होंगे तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। बहुत बढ़िया बात है, शिवम वर्मा बता रहे हैं, बिट्टू शर्मा भी बता रहे हैं कि 0 है वैल्यू।
अगले पेज का स्क्रीनशॉट यहां से लेंगे 1 2 3 4। ये कह रहे सर वाई ई दिशा पता करना एक बार फिर बता दिए। अब ये वाई ई क्या हुआ? बीजीएमआई गेमिंग कह रहे हैं शायद। बीजीएमआई गेमिंग आपको बताना पड़ेगा वाई ई क्या है। दिशा पता करना एक बार फिर बता दीजिए भाई। दिशा जो अभी हमने आपको यहां पर बताई, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है। अब ये देखिए, अरे राइट हैंड थंब लो, एक ही तो लगाना है, धारा ऊपर जा रही है तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करे तो ये घूमी हुई फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही तो प्रदर्शित करेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र यहां से अंदर जाएगा पृष्ठ के, यहां से बाहर आएगा। एक ही नियम लगा रहे हैं शुरू से लास्ट तक। कभी भी हम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ही ज्ञात की जाएगी। अब इस दिशा में तो ऐसे बहेगी धारा, इस दिशा में धारा बह रही है तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस दिशा में धारा बह रही है तो ऐसे बहेगा। सिंपल सी बात है। तो आज की क्लास के आप यदि स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग से लेना चाहें तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहां से स्क्रीनशॉट यदि किसी के छूट गए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज के 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज के 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज 1 2 3 4। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई डाउट होगा। ठीक है, चेतन स्वरूप को अच्छे से समझ में आ रही है क्लास, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों के चुंबकीय क्षेत्र को हमने ज्ञात करा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि कहीं पर आपको लगता है कि पता नहीं बोर्ड में आते हैं नहीं आते, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, निश्चित रूप से कई बार आपको ये प्रश्न मिलेंगे। और इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके जो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो यूज होते हैं, इसके फॉर्मूलों को यूज किया जाता है। तो कोई भी आपके डाउट हो तो बाद में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।